नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय क्लासेस में। दोस्तों, आज हम शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों का वर्गीकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने शब्द भेद के विषय में अध्ययन किया था। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 आधारों पर किया गया है। पहला है रचना या बनावट के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले हम देखेंगे रचना या बनावट के आधार पर कौन कौन से भेद होते हैं। दोस्तों, ये वीडियो हिंदी से संबंधित समस्त छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में विभक्त किया गया है या कितने भागों में बांटा गया है। इसी प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है और प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक, तीसरा है आपका योग रूढ़। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़। इन तीनों के विषय में मैं डिटेल से अभी बताऊंगी। दोस्तों, पहले ये चारों भागों को हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। अब देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला है तत्सम। पहला तत्सम आपका, दूसरा तद्भव, तद्भव, दूसरा है तद्भव और आपका तीसरा है आपका देशज और चौथा है विदेशी। विदेशी शब्द। तो ये हो गए आपके उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद या शब्दों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा है विदेशी। उत्पत्ति आपका आएगा तीसरा। अब हम लोग देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, देखेंगे दूसरा, तीसरा, चौथा। एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी शब्द। अब आपका तीसरा है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द और चौथा है आपका विलोम शब्द। ये है आपके अर्थ के आधार पर विभक्त शब्द। सबसे पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी शब्द, तीसरा प्रकार है आपका पर्यायवाची शब्द और चौथा है विलोम शब्द। अब हम लोग देखेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में विभक्त किया गया है, क्योंकि शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनते हैं और वाक्य को शुद्ध बनाने के लिए शब्दों का प्रयोग व्याकरण के द्वारा होता है और व्याकरणिक
प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के मुख्य दो भाग होते हैं। पहला है विकारी। योग के आधार पर व्याकरण की दृष्टि से दो भाग होते हैं। पहला आपका हो जाएगा विकारी और दूसरा होगा अविकारी शब्द। हम लोगों ने यहाँ पर शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 आधारों पर किया है। पहला रचना या बनावट के आधार पर है। इसके अंतर्गत शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। दूसरा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। अर्थ के आधार पर भी शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द और तीसरा है पर्यायवाची शब्द, चौथा है विलोम शब्द। दोस्तों, तो अब हम लोग जानेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। दोस्तों, अब हम जानेंगे रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। रूढ़ शब्द जो किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते। जो किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आम, घर, हाथ, आज, कब, पुस्तक आदि। अब इसको समझना होगा। अभी तो मेरे ख्याल से आपको बहुत समझ में नहीं आया होगा, और कुछ लोग तो जानते होंगे, पहले ही पढ़ चुके होंगे। ये जो लोग नहीं जानते हैं, जिनको समझ में नहीं आया, वो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। जैसे आम है, एक फल का नाम है आम, तो ये क्या है? रूढ़ है, स्थिर है। इसका एक अर्थ है जो कि ये स्वयं में पूर्ण है। ये शब्द किसी और शब्द के मेल से नहीं बना, ये स्वयं में पूर्ण है। अगर इसको अलग करेंगे तो सिर्फ एक अक्षर आएगा, वर्ण आएगा, आ प्लस मा, ये अक्षर आएगा अलग अलग। ये कोई शब्द नहीं है, ना ये है शब्द, ना ये है शब्द। दूसरा है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है घर। इसका जो अर्थ है स्थिर है, निश्चित है, निश्चित इसका है अर्थ। क्या है इसका अर्थ? घर, यानी जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं। अगर इसको हम अलग अलग करते हैं तो ये भी वर्ण के रूप में आएगा, घ और रा के रूप में आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने लिखा जो किसी अन्य शब्द, किसके योग से? शब्द के योग से। शब्द के योग से नहीं बनते। ये शब्द के योग से नहीं बन रहा है। अगर इसको हम तोड़ते हैं, इसका विच्छेद करते हैं, तो अलग अलग वर्ण लिख करके आ जाएंगे, कोई शब्द नहीं है। ऐसे ही घर भी है, घ। अब मैं इसमें से स्वर को अलग नहीं कर रही हूँ, रा, घर, अलग अलग वर्ण आ गया। इसी प्रकार से हाथ है, अगर अलग अलग वर्ण करते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल के आ रहा। अब घा का तो घा ही समझ में आ रहा है कि घा एक वर्ण है, घा एक अक्षर है। अगर घा और रा को दोनों एक साथ लिखते हैं तो ये शब्द बन जाता है, और ये शब्द का अर्थ है घर। घर जहाँ पर हम रहते हैं, स्थिर है, रूढ़ है। तो ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं जो अन्य किसी शब्द के योग से नहीं बनते। इसी प्रकार से हाथ है, आज, कब, पुस्तक का भी अगर हम विच्छेद करते हैं, अगर तोड़ते हैं तो इसका अर्थ फिर पुस्तक नहीं निकलेगा, फिर अलग अलग वर्ण ही निकलेगा। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? हम लोग देख रहे हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद, कितने भागों में शब्दों को विभक्त किया गया है, ये देख रहे हैं। तो अब दूसरा देखते हैं हम लोग, यौगिक शब्द देखेंगे हम लोग। दूसरा यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द हो गया है हम लोगों का इसमें क्लियर। अब इसके बाद हम यौगिक शब्द करेंगे क्लियर। यहाँ पर देखते हैं यौगिक शब्द किसे कहते हैं। दोस्तों, ये परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिख दिया जाएगा, कोई भी शब्द पूछा जाएगा, इसमें कौन सा यौगिक शब्द है, या कौन सा योग रूढ़ शब्द है, या कौन सा रूढ़ शब्द है। निम्नलिखित में से आप बताइए कौन सा रूढ़ शब्द है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। यौगिक शब्द के अंतर्गत आएगा
जो शब्दों के योग से बनते हैं, जो शब्दों के योग से बनते हैं। इसमें क्या है, नहीं बनते। रूढ़ शब्द शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, और यौगिक में क्या है, ये शब्दों के योग से बनते हैं। दोनों में ये अंतर है, ये शब्दों के योग से नहीं बनते और ये शब्दों के योग से बनते हैं। इसका सार्थक खंड भी कर सकते हैं, इसका सार्थक खंड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा विद्यालय। विद्यालय देखिए दो शब्द के योग से बना है, विद्या धन आलय, तो हो गया विद्यालय। दोस्तों यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैं इसका विच्छेद करके नहीं दिखा रही, फिर भी मैं दिखा दूंगी एक आध शब्द का। विद्या धन आलय ये हो जाएगा विद्यालय का। और इसके बाद आपका आएगा, देखिए दूसरा शब्द और भी मैं दिखाती हूँ, देवदूत। देवदूत, इसका विच्छेद करके दिखा दे रही हूँ। देव देखिए अलग शब्द है, प्लस दूत, तो ये क्या है, देखिए अलग शब्द ये है, अलग शब्द ये है। ये शब्दों के योग से बनते हैं। कौन से शब्द, यौगिक शब्द ना, शब्दों के योग से बनते हैं आपके यौगिक शब्द। देवदूत हो गया। अब यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ आपको, छात्रावास। छात्रावास, अब छात्रा भी अलग आपका हो जाएगा, वास यानी आवास अलग हो जाएगा, छात्रों की रहने की जगह छात्रावास। देवदूत, देव भी अलग शब्द हो गया, दूत भी अलग हो गया। अब विद्यालय में मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, दिख रहा है आपको, दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, तो विद्यालय भी विद्या अलग हो जाएगा, आलय अलग हो जाएगा। तो क्या है, ये दो शब्दों के योग से बना है और इसका सार्थक खंड भी हो सकता है। दिखना, इसका सार्थक खंड भी कर सकते हैं। ये सार्थक खंड, सार्थक खंड कैसे हो, जैसे मैंने ये करके दिखाया, ये आपका है सार्थक खंड। देवदूत का क्या है, देव धन दूत, देव ईश्वर, दूत यानी ईश्वर के दूत हो गए। छात्रावास में छात्रा अलग हो गया और आवास अलग हो गया, छात्रावास। दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा, जो ना समझ में आए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रूढ़ शब्द तो आप समझ गए होंगे, यौगिक भी आप समझ गए होंगे। अब हम तीसरा क्लियर करेंगे, योग रूढ़ शब्द को क्लियर करेंगे कि योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, किस किन प्रकार के शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। योग रूढ़ शब्द भी यौगिक शब्द की ही तरह दो शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन ये अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशिष्ट अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। विशिष्ट अर्थ यानी कि जिस प्रकार से बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, तो इसमें भी वही है कि दोनों सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट अर्थ ग्रहण करते हैं। दो शब्दों के योग से बनते हैं, शब्दों के योग से बनते हैं, किंतु अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। जैसे नीलकंठ। नीलकंठ देखिए दोस्तों, दो शब्दों के योग से बना है। नील मीन्स हो गया नीला, कंठ मीन्स गला, नीला गला। तो नीला गला किसका हो सकता है, नीला गला यानी ये समान अर्थ छोड़कर विशिष्ट अर्थ पे जा रहा है, अर्थात नीला है गला जिसका, अर्थात शिव जी, शिव जी। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, पंकज। तो पंकज शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है कि पंकज कौन सा शब्द है, रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है। तो पंकज आपका योग रूढ़ शब्द है। इसको मैं आपको समझा रही हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा आप इस वीडियो को। अब देखिए पंक, पंक मीन्स क्या होता है, कीचड़। पंक मीन्स होगा आपका कीचड़। कीचड़। और जा मीन्स होता है आपका उत्पन्न होना, उत्पन्न। यानी कीचड़, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, अर्थात
कमल। कमल, कमल इसका क्या है? विशेष अर्थ है। पंक मीन्स कीचड़ हो गया, और ज मीन्स उत्पन्न होना, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल। कीचड़ में देखिए दोस्तों बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न होती, काई है, जोग है, कीड़े मकोड़े हैं, ये सब उत्पन्न होते कीचड़ में, लेकिन इसका एक विशेष अर्थ है कमल। पंकज का एक विशेष अर्थ है कमल। कमल, कमल को कहते हैं पंकज, विशेष अर्थ है कमल का। कमल को क्या कहेंगे हम लोग? पंकज भी कहते हैं, लेकिन काई, जोग, कीचड़ आदि को पंकज नहीं कहते। तो ये क्या है? एक विशेष अर्थ है। पंख और जा दो शब्दों के योग से बना है। जा मीन्स उत्पन्न होना। तो इसी प्रकार बहुब्री समास का और भी उदाहरण देख लेते हैं। ये तो मैंने आपको विशेषता समझाया है। पंकज ज़्यादातर पूछा जाता है परीक्षा में, इसलिए मैंने इस शब्द को लिया। इसके बाद आप देखिए और भी शब्द हैं। दशानन, दशानन यानी दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण। 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। चक्र पाड़ी, चक्र मीन्स चक्र, पाड़ी मीन्स हाथ। चक्र मीन्स चक्र, पाड़ी मीन्स हाथ, यानी कि चक्र है पाड़ी में जिसके, के अर्थात विष्णु, विष्णु जी। इसी प्रकार से होगा, जैसे 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, वैसे है चक्र है पाड़ी में जिसके, पाड़ी मीन्स हाथ होता है, पाड़ी में जिसके अर्थात विष्णु। इसी प्रकार से त्रिनेत्र होगा, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात भगवान शिव। तो दोस्तों आपको रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और जो इसमें खामियां या गलती भी दिख रही हो तो उसके विषय में भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।